गुड इवनिंग बच्चों, हमारा वेंट ऑफ फैक्टर चल रहा था। आज हमारा वेंट ऑफ फैक्टर का लेक्चर 2 है शायद, है ना बच्चों। वेंट ऑफ फैक्टर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक चीज शुरुआत से बताऊं, देखो आपको मैं ये बताता हूं, हर फॉर्मूले में वेंट ऑफ फैक्टर होता है, पर आप बोलोगे कि ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इसमें मैंने क्यों नहीं लगाया? वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी थ्योरेटिकल है, उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था उसको एलिमिनेट करने के लिए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया आई। आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि हर केस में आई होता है, हर फॉर्मूले में आई होता है ऐसा। जैसे मानो आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जैसे आपने जो ग्लूकोज का केस पढ़ा है, ग्लूकोज पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा, यूरिया पढ़ा, नेफ्थलीन पढ़ा, इन सभी सॉल्यूट, ये जो सभी सॉल्यूट है ये ना तो एसोसिएट होते हैं, ये सभी सॉल्यूट ना तो एसोसिएट होते हैं और ना ये सॉल्यूट डिसोशिएट होते हैं। जब ये सॉल्यूट एसोसिएट नहीं होते, डिसोशिएट नहीं होते, तो इनके केस में जो आई की वैल्यू होगी वो 1 होगी। बताओ क्यों होती है 1? क्योंकि इस केस में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आती है, इन सभी केसेस में वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर होती है। इन सभी केसेस में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आती है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर होती है। इन सभी केसेस में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड आती है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर आती है। क्यों आती है? क्योंकि इनके केस में ना तो ये एसोसिएट होते हैं ना ये डिसोशिएट होते हैं। जब ये एसोसिएट नहीं होते, डिसोशिएट नहीं आते, तो नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। और जब कोई चेंज नहीं आता इन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो फिर उस केस में आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। आप मुझे बताओ, इन सभी केसेस में ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, यूरिया हो, नेफ्थलीन हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर आएगा ना? क्यों आएगा? मैंने ऊपर लिखा है, जरा ये देखो रिजल्ट, ये रिजल्ट यहां नहीं करा। चलो, जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर क्यों आएगी? क्योंकि कोई एसोसिएशन नहीं हुआ, कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, ना पार्टिकल्स आपस में जुड़े ना पार्टिकल्स टूटे। तो जितने पार्टिकल पहले थे उतने पार्टिकल बाद में रहेंगे। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर है। अब अगर किसी की वैल्यू 1 हो, अगर आपको मैं बोलूं 1 से मल्टीप्लाई करो तो करो, तो भी कोई फर्क नहीं है, ना करो तो भी कोई फर्क नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं है, हम लोग शुरुआत से, जैसे आप लोग एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आए, असली में फॉर्मूला ये था डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इनटू केबी इनटू एम। बट हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज के केस में आई की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा, जबकि असली में ऐसा नहीं होता। असली में हर फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाई होता है। बट क्यों नहीं लगाया ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया के केस में? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बेटा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मेरे प्यारे बच्चों, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना तो एसोसिएट होते हैं ना डिसोशिएट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ना तो एसोसिएट होते हैं ना डिसोशिएट होते हैं। तो उस केसेस में आई की वैल्यू 1 होगी। उन केसेस में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर आएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मान लो मैं आपको ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया और नेफ्थलीन का केस दे दूं, है ना, तो इसके केस में अगर आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकालोगे तो वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर आएगी, क्योंकि ना तो ये एसोसिएट होते ना ये डिसोशिएट होते। जब ये एसोसिएट नहीं होते, डिसोशिएट नहीं होते, तो नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। जब कोई चेंज ही नहीं आना नंबर ऑफ पार्टिकल में, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए आप लोगों ने इन फॉर्मूले में आई नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनके केस में कोई चेंज नहीं आ रहा था। असली में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बीच का जो डिफरेंस, उसको एलिमिनेट करने के लिए जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो कहलाता है वेंट ऑफ फैक्टर। आप वेंट ऑफ फैक्टर को तब लगाते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनो, आप वेंट ऑफ फैक्टर को तब लगाते हैं जब एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो। अगर एसोसिएशन नहीं होता, डिसोसिएशन नहीं होता, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है।
जब एसोसिएशन नहीं होता, जब डिसोसिएशन नहीं होता तो वेक्टर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। अच्छा क्यों होती है वेक्टर फैक्टर की वैल्यू 1? वेक्टर फैक्टर की वैल्यू इसलिए 1 होती है क्योंकि कोई चेंज नहीं आता नंबर ऑफ पार्टिकल में। जब नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आता तो जो लैब में कैलकुलेट की गई प्रॉपर्टी है और जो आपकी थ्योरेटिकली कैलकुलेट की गई प्रॉपर्टी है, दोनों बराबर आएंगी। बराबर आएंगी ना? बोलो जल्दी बताओ मुझे। अब जरा मेरा केस समझो। आज हम जो पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस है ना, वो ले रहे हैं डिसोसिएशन का। चलो मैं पहले चीजें डिसोसिएशन का केस ले रहे हैं। उससे पहले डिसोसिएशन के केस से पहले लिखना आप लोग, हेडिंग डालने से पहले। देखो आई के फॉर्मूले मैंने क्या क्या पढ़े, आई के फॉर्मूले बताओ। आई का फॉर्मूला पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, है ना? मन लगा के लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, पहला आई का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या फॉर्मूला था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर क्या आएगा? मोलर मास थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल को नॉर्मल भी बोलते हैं, अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। अच्छा मैं ये ना लिखकर इसको ऐसे लिख दूं, आपको अच्छा लगेगा? एम नॉर्मल अपॉन एम एबनॉर्मल। बेटा अच्छा ये एबनॉर्मल का क्या मतलब है? जब आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाएगा उस केस में जो मास कंसीडर करेंगे उसे बोला जाएगा एम एबनॉर्मल, है ना? ये फॉर्मूला हो गया। इज इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। एक साथ लिखना ये पूरा है ना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं, इसके आगे कंटिन्यू है, ठीक है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ moles of particle before dissociation और association। ये हमारा फॉर्मूला है पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो आई बराबर क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। आई बराबर होता है एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, जिसको हम लिख सकते हैं एम नॉर्मल अपॉन एम नॉर्मल, और होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एक तो पॉइंट ये लिख लेना फर्स्ट, है ना? फर्स्ट ये लिख लेना, पूरा ये फॉर्मूला हो गया ना। तो मैं यहाँ एक चीज लिखना चाहूंगा आई के सामने, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती क्या है? अगर आपको मैं एक्सपेरिमेंटल, आपको मैं लैब में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकालने को बोलूं तो आप आई मल्टीप्लाई कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में, आप आई मल्टीप्लाई कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल में। अच्छा कोलिगेटिव आई मतलब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आई अब कब लगाएंगे? जब उस केस में या तो डिसोसिएशन हो रहा हो, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, आई कब लगाएंगे? जब डिसोसिएशन हो रहा हो या फिर एसोसिएशन हो रहा हो। मेरी बात समझे? डिसोसिएशन हो रहा हो या फिर एसोसिएशन हो रहा हो तभी आप आई लगाएंगे। अगर आपका सॉल्यूट ना एसोसिएट कर रहा हो ना डिसोसिएट कर रहा हो तो आप आई नहीं लगाएंगे। तो आई कब लगाएंगे आप मुझे बताएं, जल्दी से बताओ। आई आप तब लगाओगे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व निकालनी होगी, आई इंटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। और आई कब लगाओगे? जब या तो डिसोसिएशन हो रहा हो या फिर एसोसिएशन हो रहा हो, ठीक है? जब डिसोसिएशन हो रहा हो या फिर एसोसिएशन हो रहा हो उस केस में आप आई लगाओगे। रफ कर दूंगी, उस केस में आप आई लगाओगे। मतलब अगर डिसोसिएशन ना हो, मैं केस से समझाता हूँ, देखो समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूँ। ये अंतर है न्यूमेरिकल में, मैंने जो गलतियां की हैं वो आप नहीं करें ना। जब मैं पढ़ा करता था तो मैं भूल जाता था आई लगाना। जैसे माना अगर कोई न्यूमेरिकल ग्लूकोज का आ जाए, है ना, मान लो ग्लूकोज का कोई फॉर्मूला आ जाए, ग्लूकोज का केस आ जाए, तो इसके केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड होगी
वो बराबर होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल की। क्यों क्यों होगी बताओ? ग्लूकोज नाइदर अंडरगो एसोसिएशन, नाइदर अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ग्लूकोज ना तो एसोसिएशन करता है ना डिसोसिएशन करता है। जब ग्लूकोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं करता तो पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा। जब पार्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा तो उस केस में आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब कोई चेंज ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर मैं NaCl का केस ले लूँ बेटा ना, NaCl, तो NaCl वाटर में जाके क्या कर जाता है? डिसोशिएट कर जाता है। अब डिसोशिएट कर गया तो इसके केस में आपको जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व निकालोगे तब आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेटेड भी बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड भी बोला जाता है। अच्छा, मैंने एक और चीज बताया था, इसको कैलकुलेटेड के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल भी बोला जाता है। तो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड भी बोल सकते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल भी बोल सकते हैं। तो NaCl के केस में डिसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे प्यारे बच्चों चेंज होंगे तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझी? उस केस में आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? उस केस में आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड बराबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू I इनटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। बोलो सही है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड या नॉर्मल भी कहते हैं। अच्छा, जो आप फॉर्मूला लगा के निकालते हो वो यही होता है। मतलब मैं जो समझाना चाहता हूं वहां तक पहुंच गए? I तब लगाएंगे जब उस केस में या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन। अच्छा, मैंने एक केस बताया था एसोसिएशन का, याद करो। एसोसिएशन का केस बताया था, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, है ना? एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं तो इस केस में क्या होता है? आज सिखाऊंगा ये। इस केस में एसोसिएशन होता है, और जब इस केस में एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल जब चेंज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर नहीं आएगी, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने आपको समझा दिया, अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूँ? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूँ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू I इनटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। तो एसिटिक एसिड के केस में डिसॉल्व्ड इन बेंजीन कौन सा केस होता है? एसोसिएशन। एसिटिक एसिड को अगर मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं तो वो केस होता है एसोसिएशन का, और अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये केस होता है डिसोसिएशन का। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता। तो मैंने आपको यहाँ एक बताने की कोशिश की है कि किस केस में आपको I लगाना है, किस केसेस में आपको I नहीं लगाना। आपको ऐसे सॉल्यूट के केसेस में फॉर्मूले में I नहीं लगाना जो डिसोशिएट नहीं होते, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, जगह नहीं होती बोर्ड पे बेटा, यूरिया हो गया। इन केसेस में ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, नेप्थलीन हो गया, इनके केसेस में आपको I नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोशिएट एसोसिएट होते ही नहीं। समझे? पहले इतनी बात रफ कर दो, इतनी बात समझ में आ गई हो तो समझो जरा, मुझे बताओ मेरा रिप्रेजेंटेशन खराब है क्या? मुझे लगता है मुझे बच्चों को अच्छा नहीं लगता रिप्रेजेंटेशन, है ना? समझो, हाँ नहीं करते हो। ये मेरे पास इससे ज्यादा मुझे बताना मेरे को मालूम भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ ना।
अब जरा मुझे बताओ एक चीज बता ना, तो आई का फॉर्मूला लिखूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। अच्छा अब ये बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। अब आप लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। अभी आप लिख सकते हैं पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल। आप लिख सकते हैं RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन RLVP नोट किया। अच्छा मुझे एक चीज बता, अगर मुझे डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व निकालना हो तो जैसे आप आई लगा देते हो वो ऑब्जर्व हो जाता है बेटा। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व क्या होगा बताओ, आई इंटू डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। तो जब भी आपको ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी हो तो आप आई मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल क्या होता है याद करो, फॉर्मूला पढ़ा नहीं है क्या आपने, आई के एफ इंटू एम। ये हो गया डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व। अब ये डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, लैब में मेजर्ड आ रहा है। आप जैसे ही आई लगा देते हो ना किसी फॉर्मूले में, ये कंसीडर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। आई ना लगाओ तो यू डू नॉट कंसीडर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मतलब मान लो अगर आपने NaCl के केस में आई नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि NaCl में डिसोसिएशन होता है, और जिसमें डिसोसिएशन होता है उसमें अगर आपने आई नहीं लगाया तो यू डू नॉट कंसीडर डिसोसिएशन, तो गलत हो गया क्वेश्चन। हाँ, अब ग्लूकोज के केस में आप भले ही आई मत लगाओ तो ये तो आपका केस सही और ये गलत है, क्योंकि ग्लूकोज तो डिसोशिएट एसोसिएट ही नहीं होता। तो पहला फॉर्मूला, अब आप जितने भी नो मतलब इलेक्ट्रोलाइट है जिनके केसेस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है उन सभी के फॉर्मूले में आई लगाया जाता है। आई नहीं लगाओगे तो इसका मतलब आपने कंसीडर ही नहीं किया। डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम। बोलो पाई बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आई सी आर टी। फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है जरा चेक करो। अब ये जो डेल्टा टीबी है ये ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो के बी इंटू एम है ये होता है थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड। इसमें अगर आपने आई मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑब्जर्व हो जाती है। अच्छा, पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर आई इंटू एक्स बी। तो ये हमारे फॉर्मूले में चेंज आता है। तो जब आप किसी फॉर्मूले में आई लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसीडर कर रहे हैं, और अगर आप आई नहीं लगाते इसका मतलब आप आई क्यों नहीं लगाया, आपने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल के बराबर है। जब भी अगर समझो ना अब आई क्यों लगाना क्यों नहीं लगाना, तो ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज आ जाए इसमें आई नहीं लगाना है, अगर NaCl आ जाए एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन आ जाए तो लगाना है। ठीक है, समझ गए? मतलब आप समझाता हूँ, देखो देखना मेरी बात समझना, अंतर देखो, कुछ गलती नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आप जरा मेरी बात समझो, अगर मैं ग्लूकोज के केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ता हूं, किसके केस में? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा Kb इंटू एम, क्योंकि ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है ना? तो लगाओ या मत लगाओ। बट अगर मैं केस ले लूं NaCl का तो डेल्टा टीबी क्या होगा, फॉर्मूला होगा आई इंटू के बी इंटू एम। अगर मैं केस ले लूं एसिटिक एसिड का
अगर मैं केस ले लूं एसिटिक एसिड का इन बेंजीन, है ना, एसिटिक एसिड को अगर मैं डिसॉल्व कर दूं बेंजीन में और मैं डेल्टा टी भी निकालूं तो भी फॉर्मूला होगा I इंटू के बी इंटू, समझो। तो किस किस केस में मैंने आई लगाया है? एक तो डिसोसिएशन के केस में मैंने आई लगाया है, एक मैंने एसोसिएशन के केस में आई लगाया है, बट मैंने किसके केस में आई नहीं लगाया? अच्छा, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में मैंने आई क्यों लगाया? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी तो फिर उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल दोनों में अंतर आएगा। तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये दोनों बराबर हो जाए उसी को तो बोला गया वेंट ऑफ फैक्टर। इसके केस में क्यों लगाया नहीं आई? तो इसीलिए अभी तक आप जो चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल में आपने आई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई एसोसिएशन और कोई डिसोसिएशन नहीं होता। जब कोई एसोसिएशन और कोई डिसोसिएशन नहीं होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होते, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल में कोई डिफरेंस नहीं आता। ये मेरा फाइनल यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। अब मैं आपको केस पढ़ा रहा हूँ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के, अलग अलग केसेस ले रहे हैं। एक केस ले रहे हैं डिसोसिएशन का, एक केस ले रहे हैं एसोसिएशन का, ठीक है। चलो पहले समझते हैं, पहले डिसोसिएशन का केस लेते हैं। हेडिंग डाल दें, डिसोसिएशन। बेटा इसमें एक चीज ली जाती है अल्फा, जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है? एक में से जितना टूटता है, मैं लिख दूं, हिंदी में लिख दूं, एक में से जितना टूटता है उसे अल्फा कहते हैं। एक में से जितना टूटता है उसको अल्फा कहते हैं। सुना? डिसोसिएशन का क्या मतलब है? एक में से जितना डिसोशिएट करता है उसे अल्फा कहते हैं। बोलो, एक में से जितना टूटता है उसको अल्फा कहते हैं। एक में से जितना टूटता है उसको अल्फा कहते हैं। तो अल्फा इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। अच्छा, अगर अल्फा की वैल्यू 100%, ये सब सीख लो आप पहले, अल्फा की वैल्यू 100% है या फिर 1 है तो इसका मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट, पूरे का पूरा टूट गया, कंप्लीटली डिसोशिएट। समझ गए? अल्फा की वैल्यू 100% हो तो इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली डिसोशिएट। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। समझ गए? इतनी बात पहले आप नोट कर लो, एक में से जितना टूटता है उसको अल्फा कहते हैं। बोलो, अगर एक में से अल्फा टूटता है तो दो में कितना टूटेगा? 2 अल्फा। अरे भाई, एक में से अगर अल्फा टूटता है तो दो में से कितना टूटेगा? 2 अल्फा। 3 में से कितना टूटेगा? 3 अल्फा। सी में से कितना टूटेगा? C अल्फा। तो एक में से जितना डिसोशिएट होता है उसको अल्फा कहते हैं। ये कुछ बेसिक में आता है, ये सब 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखा जाता है। अब मेरी बात आती है यहाँ पर, आपको अगर किसी को डिसोशिएट करना हो आयंस में तो कैसे तोड़ते हैं, जरा सिखाता हूँ। जो मान लो AX/BY है, इसको आपको डिसोशिएट करना है, इसमें डिसोशिएट करना है। तो A के कितने मोल से X, B के कितने मोल है Y। तो A के कितने मोल है? A के कितने मोल है? X, X लिख दो A के आगे। B के कितने मोल है? Y लिख दो B के आगे। लिख दिया। जो चार्ज है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में आता है। चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई में आता है। ये क्रॉस नहीं किया मैंने, चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई में आता है। पहला वाला कैटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है। तो पहले वाले पे चार्ज होगा Y प्लस, दूसरे वाले पे चार्ज होगा X माइनस। अच्छा, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये ओवरऑल कैसा है? ये ओवरऑल न्यूट्रल है। ओवरऑल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल है। पूरा का पूरा आयनिक सब्सटेंस न्यूट्रल है। तो इधर चेक करते हैं, एक A एटम पे कितना चार्ज है? Y प्लस। एक A एटम पे Y प्लस चार्ज है तो X एटम पे कितना होगा? प्लस XY। एक B एटम पे जो चार्ज है वो है माइनस X, तो बताओ Y B एटम पे कितना चार्ज होगा? माइनस XY। कैंसिल कर दो, बराबर आ गया 0। तो सही है चार्ज, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में सही तोड़ा है। मतलब आपको समझाऊं, जैसे मान लो A2B3 है, इसको तोड़ना है। तोड़ो जरा से, कैसे तोड़ो? A के कितने मोल है? 2 A के मोल है।
3 B के मोल है। चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई में लगाओ, पहला वाला कैटायन A के ऊपर चार्ज आएगा 3 प्लस, B के ऊपर चार्ज आएगा 2 माइनस। अच्छा इस पर टोटल चार्ज कितना है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, इस पर टोटल चार्ज कितना है +6, इस पर टोटल चार्ज कितना है -6, 0 हो गया। ये न्यूट्रल हो गया ना पूरा का पूरा, A2B3 न्यूट्रल था, इन दोनों को मिला दो तो न्यूट्रल है। बोलो अच्छा ठीक है, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई? नहीं तोड़ना आया अभी भी? अच्छा A3B4 को तोड़ लोगे, जल्दी बोलो। 3A4 प्लस 4B3 माइनस, ऐसे तोड़ लेते हैं। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें टोटल कैटायन और एनायन के कितने मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आयंस x प्लस y है ना। अरे x कैटायन है y एनायन है, तो टोटल कैटायन और एनायन के कितने पार्टिकल्स हो गए x प्लस y। इसमें टोटल कैटायन और एनायन के कितने पार्टिकल्स हो गए, बोलो 5। इसमें टोटल कैटायन और एनायन के कितने पार्टिकल्स हो गए 7। अरे भाई इसमें कितने कैटायन और एनायन है, x कैटायन है y एनायन है, तो टोटल कैटायन और एनायन कितने हो गए सॉल्यूशन में, x प्लस y। इसमें टोटल कैटायन और एनायन सॉल्यूशन में कितने होंगे 5। इसमें टोटल कैटायन और एनायन सॉल्यूशन में कितने होंगे 7 होंगे ना। पहले इतनी बात समझो, इतनी बात समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज आता है, ठीक है। अब मैं फिर से समझाता हूं, अभी तो सीख रहे हो, मैंने तो बता दिया बेसिक बता दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे समझो, जैसे ax by है, इसको कैसे तोड़ा आपने, x a y प्लस y b x माइनस। एक मोल आयनिक सॉलिड जब सॉल्यूशन में जाता है तो वो जितने पार्टिकल्स देता है उसी को n कहते हैं। n क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आयंस कह लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे बताओ सॉल्यूशन में, x प्लस y। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे सॉल्यूशन में, x प्लस y। नंबर ऑफ आयंस है ये, n मतलब नंबर ऑफ आयंस है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, x प्लस y। अच्छा जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं NaCl ले लूं तो NaCl में किसमें तोड़ो इसे, Na प्लस और Cl माइनस। तो एक मोल आयनिक सॉलिड सॉल्यूशन में जाने के बाद जितने आयंस देता है उसी को n कहते हैं। एक मोल आयनिक सॉलिड को अगर आप सॉल्यूशन में भेज दोगे तो वो जितने पार्टिकल देंगे उतने ही आयंस होंगे। तो n की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 2। नंबर ऑफ आयंस 2 होंगे ना, नंबर ऑफ आयंस। बोलो अगर मैं एक मोल NaCl को सॉल्यूशन में डालता हूं तो एक मोल Na प्लस मिलेगा, एक मोल Cl माइनस मिलेंगे, तो टोटल मोल्स कितने होंगे सॉल्यूशन में, 2। तो ये नंबर ऑफ आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। कितने आयंस हैं, 2। अगर मैं MgCl2 ले लूं तो इसको मैं लिख दूंगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस। इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे बताओ, 3। एक कैटायन 2 है ना, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। अगर मैं Na3PO4 ले लूं, PO4 को फॉस्फेट कहते हैं, PO4 3 माइनस को, इसको तोड़ो, 3Na प्लस PO4 3 माइनस। तो बताओ कितने, अगर मैं एक मोल Na3PO4 का लूंगा तो ये बताओ सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने मोल्स देंगे पार्टिकल्स के, 4। 3Na प्लस 1PO4 माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 प्लस 1 4। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। इस केस में नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन कितने होंगे, x प्लस y। इस केस में नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। इस केस में नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन कितने होंगे, 3। इस केस में नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन कितने होंगे, 4। इसका एक मोल लोगे Na3PO4 का सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने देगा, 4। ये n मोल नहीं है, या नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। एक टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स देता है, एक टूटने के बाद 4 देता है, एक टूटने के बाद 3 देता है, एक टूटने के बाद 2 देता है, एक टूटने के बाद x प्लस y देता है। तो एक को तोड़ने के बाद कितना मिलता है, वही तो कहलाता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ आयंस है। n का मतलब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ आयंस है। एक टूटने के बाद कितना देता है, एक टूटने के बाद 2 देता है, एक टूटने के बाद 3 देता है, एक टूटने के बाद 4 देता है, एक टूटने के बाद x प्लस y देता है। और मान लो अगर एक टूटने के बाद n देता तो n की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल। एक कोई भी एक आयनिक सॉलिड
अगर टूटने के बाद जितना देता है पार्टिकल्स उसी को n बोलते हैं। जैसे मान लो ये लिखा मैंने Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो बताओ क्या अंतर आएगा? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो ये एक टूटने के बाद कितना दे रहा है पार्टिकल्स बताओ? 5, 2 कैटायन 3 एनायन। तो n समझो, n क्या होता है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो एक टूटने के बाद देता है। एक टूटने के बाद कितना देता है ये? एक टूटने के बाद जितना देता है उसी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं n। अगर मान लो एक टूटने के बाद n दे रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n होंगे। एक टूटने के बाद अगर नंबर ऑफ x प्लस y दे रहा है तो x प्लस y होंगे। तो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ आयंस। जब हम इसके एक पूरे पार्ट को डालेंगे तो जितने पार्ट्स में टूटेगा वही कहलाता है n। एक टूटने के बाद कितना देता है? एक टूटने के बाद 4 देता है, एक टूटने के बाद 3 देता है, एक टूटने के बाद 2 देता है, एक टूटने के बाद x प्लस y देता है। और यहाँ एक पार्ट ये पूरे का पूरा तोड़ोगे तो n 5 होगा, है ना? नोट कर लिया? नोट किया? n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। एक टूटने के बाद कितना देता है? हिंदी में लिख लेना, एक टूटने के बाद कितना देता है। अगर एक टूटने के बाद n देता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल n होंगे, एक टूटने के बाद 2 देता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होंगे, एक टूटने के बाद 3 देता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3 होंगे। अच्छा ये बताओ CuCl2 में n कितना होगा? जल्दी बताओ। K4FeCN6 में n कितना होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। K4FeCN6 में कितना होगा? और K4FeCN6 में एक टूटने के बाद कितना होगा? CuCl2 में कितना होगा? जल्दी बताओ। और K2HgI4 में कितना होगा? K2HgI4 में कितना होगा? समझ गए? नहीं समझे? तो मैं आपको बताता हूं। CuCl2 को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो Cu2 प्लस और 2Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? एक टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स दे रहा है? 3। ये कहलाता है n, है ना? अच्छा मैं आपको ये बता दूं, ये कॉम्प्लेक्स का केस है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा स्टार लगा लेना क्योंकि तुम्हारी लास्ट में आएगा ये 12th में चैप्टर। K4FeCN6 को कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। अब जरा समझो, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता, नॉट डिसोशिएट। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता। ये वाला पार्ट डिसोशिएट नहीं होगा, Fe और Cl डिसोशिएट नहीं होंगे। जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता। इसे तोड़ो, बताओ कितने पोटेशियम है? 4। तो 4 लिख दो पोटेशियम के आगे। यहाँ कितना है? 1। यहाँ लिख दो 1। FeCN का होल 6 है ना? मैंने क्या बोला था? चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई में लगाते हैं। समझाता हूँ फिर से। कितने पोटेशियम है? पोटेशियम के कितने मोल है? 4। के फेरोसाइनाइड FeCN का होल 6 के कितने मोल है? 1। जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता। लिख दिया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगाना है मतलब इसके ऊपर आएगा 4 नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा 1 पॉजिटिव। 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज होता है, पहले वाले पे पॉजिटिव, दूसरे वाले पे नेगेटिव। तो इसके ऊपर आएगा 4k प्लस, इस पर आएगा 4 माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? जल्दी बताओ। n बराबर हो गया 5। इस आयन को कहते हैं, मैं पहले भी सिखा चुका हूं, इस आयन को कहते हैं फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन। इस आयन को कहते हैं फेरोसाइनाइड आयन। तो ना सीखा नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 5। इसका एक पार्टिकल ये लोगे सॉल्यूशन में डालोगे तो कितने पार्टिकल देगा? 5। अब जैसे ये ले लो K2HgI4, नेशनल रिएजेंट बोला जाता है।
K2HgI4 नेस्लर रिएजेंट बोला जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, इसको एक डालोगे तो क्या होगा बताओ। ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होता है वो नहीं टूटता। पहले लिख लो K, कितने K के मोल हैं 2, फिर HgI4 के कितने मोल हैं 1, चार्ज यहाँ लगा दो +1, इस पे लगा दो 2-, टोटल मिला के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए। अब जरा समझ के बताओ मुझे, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता। ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, जो पार्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता। जो पार्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता, वो डिसोशिएट नहीं होता। नोट करो, ये नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना जरूरी है। अगर आप n नहीं निकाल पाए तो आप बेंटो फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना आना चाहिए। एक टूटने के बाद कितना देता है, एक टूटने के बाद अगर n देगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल n होंगे, एक टूटने के बाद 2 देगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होंगे, एक टूटने के बाद 3 देगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3 होंगे। तो जो पार्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो डिसोशिएट नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड कभी भी पूछा जाए तो ऐसे लिख देना FeCN का होल 6 4- फेरोसाइनाइड, और इसका पूरा नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको कहते हैं नेस्लर रिएजेंट है। K2HgI4 को क्या कहते हैं, नेस्लर रिएजेंट। बेटा एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, नेस्लर रिएजेंट। ठीक है, अभी भी देखो, चेक करो। MgCl2 को तोड़ लोगे, ये तो बहुत लल्लू सा है। MgCl2, Mg को तोड़ बताओ, Mg के ऊपर चार्ज आएगा 2+ 2Cl-, तो कितने पार्टिकल हो गए, n बराबर हो गया 3। ये सब डिसोसिएशन के केसेस हैं। अभी तो मैं एसोसिएशन पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, डिसोसिएशन के केसेस। लिख लिया n, एक टूटने के बाद कितना देता है उसी को n कहते हैं। अब आप बोलोगे एक क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो 2x को मैंने एक्वा सॉल्यूशन में डाला और उन्होंने 3y दिया मुझे, 3y दिए सॉल्यूशन में। मान लो मैंने ऐसा, लेट अस कंसीडर 2x को डालने पे सॉल्यूशन में उन्होंने मुझे 3y दिए, तो बताओ इसके केस में n कितना होगा, जल्दी बताओ इसके केस में n कितना होगा। ये सब एक्वा सॉल्यूशन में बात है, ये सब एक्वा सॉल्यूशन में बात है। ये सब ये बच्चे जो रटते हैं, मैंने क्या बोला था, एक टूटने के बाद कितना देगा। यहाँ 2 टूटने के बाद 3 दे रहे हैं, तो बताओ एक टूटने के बाद कितना देगा, 3/2 देगा। समझो मेरी बात, यहाँ 2 टूटने के बाद 3 दे रहे हैं, 2 जब टूट रहे हैं सॉल्यूशन में जाके तब 3 मिल रहे हैं, तो बताओ एक टूटेगा तो कितना देगा, 3/2। तो यही तो बताना चाहता हूँ, एक टूटने के बाद कितना दे रहा है। यहाँ पे देखो एक ही है सब जगह, यहाँ कहीं 2 नहीं है। एक टूटने के बाद जितने देते हैं उसी को n बोलते हैं। यहाँ 2 टूटने के बाद 3 दे रहे हैं, तो एक टूटने के बाद कितना देगा, 3/2। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक सॉल्यूट को डालने पे मिलते हैं वही कहलाता है n। अगर इसका एक पार्ट डालूंगा तो ये मुझे 3 मिल रहे हैं, इसको एक पार्ट डालूंगा तो 4-5 मिल रहे हैं। समझ गए n का मतलब क्या है। तब तो मैं पानी पी लूं। समझ गए n का मतलब क्या है। चलो बच्चों आगे चलो। तो डिसोसिएशन के केसेस पढ़ रहे थे, चलो मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। डिसोसिएशन में n समझ में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल। चलो सबसे पहले हम ऐसे चलते हैं, NaCl ले लो, KCl ले लो, बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, n 2।
MgCl2 के केस में n की वैल्यू कितनी होगी 3। Na2SO4 के केस में n की वैल्यू कितनी होगी 3। Na3PO4 के केस में n की वैल्यू कितनी होगी 4। Al2SO4 के होल थ्राइस के केस में n की वैल्यू कितनी होगी 5। K4FeCN के होल 6 के केस में n की वैल्यू कितनी होगी 5। K2HgI4 के केस में n की वैल्यू कितनी होगी 5। समझे n की वैल्यू 5 होगी है ना। यहां लिख दूं AXBY के केस में n की वैल्यू कितनी होगी x प्लस y। केसेस नोट कर लो, ये सब डिसोसिएशन के केसेस हैं। एक टूटने के बाद कितने पार्टिकल देता है, तो एक NaCl लोगे कितने देगा 2, एक MgCl2 लोगे 3, एक Na2SO4 लोगे 3, एक Na3PO4 लोगे 4, एक Al2SO4 का होल थ्राइस लोगे 5, K4FeCN 6 लोगे 5, K2HgI4 लोगे, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दी, K2HgI4 के केस में 3, AXBY के केस में x plus y, है ना। दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। नोट किया, नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो जरूरी है, नंबर ऑफ पार्टिकल ही तो जरूरी है। अच्छा, डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। अगर डिसोसिएशन करते हो तो सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ जाएंगे तो फिर उस केस में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल्स वो मोलर मास। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा आएगी। कॉलीगेटिव की प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, तो मोलर मास नॉर्मल ज्यादा आता है मोलर मास एबनॉर्मल से डिसोसिएशन के केसेस में। अब ये बार बार मत पूछना, colligative property observed is greater than the colligative property theoretical because the number of particle increases, number of particle increases। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ज्यादा आएगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से। अगर बढ़ेंगे तो मोलर मास नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल से ज्यादा आएगा। डिसोसिएशन है ना, मोलर मास कम ही होगा, समझो ना। बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ग्रेटर देन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, एबनॉर्मल इज ग्रेटर देन एबनॉर्मल। आई का रेशियो क्या होता है जरा बताओ। आई क्या होती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, है ना। तो अगर ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में जाने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ज्यादा आएगी। और अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड ज्यादा आ गई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से तो फिर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अरे भैया ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो रेशियो क्या आएगा, 1 से बड़ा ही तो आएगा। अगर दोनों बराबर हो जाए तो 1 आ जाएगा। नीचे वाला ज्यादा हो जाए ऊपर वाला कम आ जाए तो आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। ऊपर वाला ज्यादा आ जाए नीचे वाला कम आ जाए तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। आता है ना इतना तो, अरे बोलिए। आई का मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल होता है ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है तो रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। भैया नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो सीपी ज्यादा होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी बिकॉज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जल्दी से नोट कर लो। चले बाकी इतना नोट कर लिया, सब पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन में।
आप जरा मुझे एक चीज समझाओ, यहाँ पे समझना ना, ध्यान से समझना, ध्यान से। अब ध्यान से समझाने वाली बात ऐसी है कि मान लो मैंने एक पार्टिकल लिया AN, फॉर्मूला बता रहा हूं, और वो डिसोशिएट होकर हमें देता है Na पार्टिकल। मैंने एक पार्टिकल लिया है AN, वो डिसोशिएट होकर Na पार्टिकल्स देता है, Na में टूट जाता है, AN डिसोशिएट इनटू Na। शुरुआत में मान लो इसका 1 मोल था, शुरुआत में इसका 1 मोल था, तब ये 0 होगा, क्यों शुरुआत में तो ये डिसोशिएट हुआ ही नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एट इक्विलिब्रियम मान लो ये अल्फा टूटा, देखो यहां पे ऐसे समझो, ये 1 टूटने के बाद कितना दे रहा है, n दे रहा है ना। अरे इसका 1 मोल टूटने के बाद इसके n मोल दे रहा है, तो अगर मैं इसके अल्फा मोल तोड़ूंगा तो बताओ ये कितना बनेगा, n अल्फा। नहीं आया समझ, कैसे चलते, एक AN टूटने के बाद Na पार्टिकल्स दे रहा है, तो यहां से रिलेशन समझो, 1 टूटने के बाद n दे रहा है, यही तो मतलब है। इसका 1 मोल टूटने के बाद n मोल दे रहा है। शुरुआत में मान लो ये इसके मोल 1 थे, तो ये 0 होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टूटता जाएगा, ये बनता जाएगा। एट इक्विलिब्रियम ये अल्फा डिसोशिएट हो गया, मान लो ये अल्फा डिसोशिएट हो गया। मैंने बताया था एक में से जितना टूटता है उसको अल्फा कहते हैं, तो अल्फा डिसोशिएट हो गया, तो ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। अगर इसमें से अल्फा टूट गया तो बताओ ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा, 1 टूटने पे ये n बनता है, 1 टूटने पे ये n बनता है, अगर ये अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा, n अल्फा। अल्फा टूटने के बाद ये n अल्फा बनेगा। तो हमारा I निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, I निकालने का फॉर्मूला क्या था, I निकालने का फॉर्मूला क्या था, बोलो जल्दी। I निकालने का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन इज 1 प्लस 0, तो ये रिजल्ट आ गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये I का फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। ये I का फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। नहीं आया समझ में, फिर से समझते हैं, फॉर्मूला बनाया है मैंने। जैसे समझो आपको, मैंने एक पार्टिकल लिया, इसका 1 मोल AN टूटने के बाद n पार्टिकल्स देता है। इसका मतलब ये है कि इसका अगर मैं 1 मोल लूंगा तो ये टूटने के बाद मुझे n मोल देगा। तो शुरुआत में मान लो इसका 1 मोल था, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 1 मोल माना तो उस समय ये 0 होगा। अब मान लो एट इक्विलिब्रियम में टूटता गया, कितना टूट गया 1 में से अल्फा, तो ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। अरे इक्विलिब्रियम के वक्त ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा टूटेगा, ये 1 टूटता है तो n बनता है, अल्फा टूटेगा तो ये क्या बनेगा, n अल्फा। अब I क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो ये रिजल्ट आ गया I का 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। तो ये तो हो गया I की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। n जानते हो ना नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी तो सिखाए थे n क्या है, 1 टूटने के बाद जितना देता है वही तो n है। 1 टूटने के बाद कितना दे रहा है, 1 टूटने के बाद कितना दे रहा है, n, उसी को तो कहते हैं 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा आ गए इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। अगर आपको अल्फा निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब जरा समझना मेरी बात, अगर आप अल्फा की वैल्यू 100% कर दो, मतलब कितनी कर दो, अल्फा की वैल्यू 1, अगर आप अल्फा की वैल्यू 1 कर देते हैं तो I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अल्फा 100% मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, जितने पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट थे सारे मिलने लग जाएंगे, तो I मैक्सिमम की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। आप इस बात को नहीं समझ पाए। मान लो अगर मैं ये बोल दूं NaCl 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने देता है NaCl, 2, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी। मान लो अगर मैं ये बोल दूं MgCl2 कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, 100% डिसोशिएट हो जाता है, तो बताओ इस केस में I की वैल्यू कितनी होगी, 3।
जब 100% डिसोशिएट होता है तब आई की वैल्यू n के बराबर होती है। चेक कर लेते हैं हमारा आई का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है। अगर अल्फा में 100% मान लूं तो आई की जगह क्या रखेंगे, आई मैक्स निकालेंगे, क्योंकि अल्फा बढ़ने पर आई की वैल्यू बढ़ती है। तो आई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। अल्फा की वैल्यू 1 होगी ना, 100% मतलब अल्फा 1। अरे भैया अल्फा 100% मतलब 1% से, तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 कैंसिल, तो आई की वैल्यू बराबर आ गई ना n की। तो अगर मैं आपको 100% डिसोसिएशन दे दूं तो जितने पार्टिकल मिल रहे हैं उसके बराबर होगी आई की वैल्यू। अरे भैया आई की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अल्फा ये होता है। और अगर आपका अल्फा 100% दे रखा है या 1 दे रखा है या कंप्लीट डिसोसिएशन दे रखा है, कंप्लीट डिसोसिएशन दे रखा है, तो आई मैक्स की वैल्यू बराबर होगी n की। समझो, इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो। इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, करी नहीं करी। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, देखो आईआईटी ने पूछा था जी में 2019 में, और उन्होंने पूछा था K2 HgI4 के केस में अल्फा की वैल्यू 40% है। अल्फा की वैल्यू 40% मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0.4%। से हटाओ ना, अरे परसेंट से हटाओ, 40 डिवाइडेड बाय 100.4। इसके केस में वो पूछ रहे थे आई कितना होगा। तो आप समझो, पहले K2 HgI4 को तोड़ लो, अभी सिखाया था। K2 HgI4 को तोड़ लो, 2K पॉजिटिव एक्वस HgI4 2 माइनस, ठीक है। तो बताओ इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू 3। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है आई का, 1 प्लस डिसोसिएशन के केस में n माइनस 1 अल्फा। तो आई बराबर 1 प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल 3 माइनस 1 अल्फा। ये याद रखना, अल्फा के साथ n से एक कम जुड़ता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अल्फा के साथ n से एक कम जुड़ता है, अल्फा के साथ n से एक कम जुड़ता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। i इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा कितना बेटा, अल्फा कितना है 0.4, तो आंसर आ गया 1.8। वेरी इजी, वेरी इजी, इजी क्वेश्चन था। अच्छा मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। जैसे सुनो, ये रख करो, अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाते जाओगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n के बराबर। तो आई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आई की वैल्यू n के बराबर हो सकती है। कब हो सकती है, बताओ कब हो सकती है, जब अल्फा 1 हो या फिर अल्फा 100% हो। ये ना दे रखा हो तो लैंग्वेज में लिख रखा हो, कंप्लीटली डिसोशिएट। अगर आप अल्फा बढ़ाते जाओगे आई बढ़ता जाएगा, और कहां तक बढ़ता जाएगा, यहां तक बढ़ता जाएगा। अल्फा बढ़ाते जाओ आई बढ़ता जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1 कर दो, अल्फा 100% कर दो, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। समझ गए नहीं समझे, बोलो। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया था Na2SO4 के केस में आई की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अल्फा निकालो। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 3। तो आई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा। मैंने आपको बताया है, सुनो बहुत ध्यान से, मैंने आपको एक चीज समझाई है, अल्फा के साथ n से एक कम जुड़ता है। अब जैसे मान लो मैं आपको दे दूं K4 FeCN6, इसके केस में आई की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अल्फा बताओ। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 5। तो इसमें आई की वैल्यू होगी 1 प्लस 4 अल्फा। डायरेक्ट कर सकते हो, अल्फा के साथ n से एक कम जुड़ता है, अल्फा के साथ n से एक कम जुड़ता है। अल्फा क्या है जानते हैं, अल्फा क्या है जानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नोट करो,
अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ डिसोसिएशन का काम खत्म हो गया बच्चों। अच्छा मैं एक चीज और लिखा दूं, तो अगर अल्फा की वैल्यू 100% नहीं है, इसका मतलब वो पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं कर रहा। तो जब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं कर रहा तो आई की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी एन की। अब जरा चलो आगे बोलो, इतनी बात समझे। अगर क्वेश्चन में अल्फा दिया ना हो, क्वेश्चन में अल्फा गिवन ना हो, अल्फा फाइंड भी ना करना हो, अल्फा दिया भी ना हो, अल्फा फाइंड भी ना करना हो, न्यूमेरिकल के लिए ये सब थ्योरी तो है बेटा, ये न्यूमेरिकल के लिए अल्फा दिया भी ना हो, अल्फा फाइंड भी ना करना हो, तो उस केस में अल्फा अपनी तरफ से कितना मानना होता है? 1 मानना होता है। कभी क्वेश्चन में अल्फा दिया ना हो, फाइंड भी ना करना हो, तो अल्फा 1 होता है। समझे? तो मैं एक चीज यहां लिख रहा हूं, फाइनल रिजल्ट। आज का फाइनल रिजल्ट क्या है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल से ज्यादा होती है। डिसोसिएशन के केस में आई को अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ अल्फा निकालूं तो 1 + n-1 अल्फा होता है। डिसोसिएशन में आई मैक्सिमम वैल्यू n के बराबर होती है, बट वो कब होती है? जब अल्फा 100% हो या फिर 1 हो, तब निकालने की आवश्यकता नहीं है। अल्फा अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? i-1/n-1। ठीक है, बोलो अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है एक में से जितना टूटता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर कोई चीज 100 में से 40 टूट रही है तो एक में से कितना टूटेगी? 0.4, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रफ कर दो। इसमें कुछ पोर्शन नहीं भी आया समझ में तो मुझे बता देना है ना, एक दो बार पढ़ के देखना, वीडियो को पॉज करके देखना कितना समझ में आता है। ठीक है, अब जरा मेरी एक बात समझना, वीक एसिड का केस ले रहे हैं, वीक एसिड का केस ले रहे हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। वीक एसिड जैसे मान लो एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर में डाल दूं, वीक एसिड है एसिटिक एसिड, इसको अगर मैं वाटर में डाल दूं तो ये एसिटेट आयन में टूट जाता है, साथ में हाइड्रोनियम आयन में टूट जाता है, H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, मान लेते हैं चलो वीक एसिड में शुरुआत में मान लो इसका मोल 1 थे तो इसके मोल कितने होंगे? 0 0। अब मान लो ये एक में से अल्फा टूटा तो कितना बचा? 1 - अल्फा। ये शुरुआत में था, ये इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा ये एक टूटेगा तो ये कितना बनेगा? 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो अगर ये अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा? अल्फा बनेगा, अल्फा बनेगा। बोलो, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकता था। ये 1 लेते हैं तो 0 0 शुरुआत में, ये अगर अल्फा टूटेगा तो एक में कितना बचेगा? 1 - अल्फा। और यहाँ रिलेशन देखो, अगर इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है। तो अगर ये अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा? अल्फा बनेगा, अल्फा बनेगा। आई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, 1 - अल्फा + अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो ये रिजल्ट आ गया 1 + अल्फा। आई की वैल्यू 1 + अल्फा आती है। सही है, यहां से अल्फा निकालो, कैसे निकालोगे? i-1। ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका था। इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है एक टूटने के बाद? नंबर ऑफ पार्टिकल देता है 2, पुट करो तो i = 1 + अल्फा। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, अल्फा के साथ n से एक वैल्यू कम जुड़ती है। अब अल्फा आ गया, अल्फा यहां से निकाल लो, i-1। एक कहलाता है, मैं बता दूं, वीक एसिड के केस में, वीक एसिड के केस में एक कांस्टेंट निकाला जाता है जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड नोन एज Ka। Ka कहते हैं उसको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। और Ka का फॉर्मूला होता है C∝²। तो अगर आपको कभी Ka निकालने को दे दे तो आपको I की मदद से अल्फा निकालना पड़ेगा,
और अल्फा की मदद से ये निकालना पड़ेगा। यहाँ जो सी है ना वो जो भी कंसंट्रेशन है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो ये वीक एसिड का डिसोसिएशन का केस है। तो वीक एसिड का डिसोसिएशन का केस है। वीक एसिड का डिसोसिएशन का केस है। ड्रॉप कर दूं? तो यहाँ पे हमारा पूरा डिसोसिएशन खत्म हो गया। आप पढ़ लेना, मुझे बताना कितना समझ में आया। कल के टर्म में एसोसिएशन पढ़ाऊंगा, तो डिसोसिएशन खत्म हो गया, एसोसिएशन और पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म है ना बच्चों। ओके, थैंक यू।